गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। अच्छी तैयारी चल रही होगी सबके। चलो, हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे और अब उसमें से एक कड़ी नाथ साहित्य की है, तो इसको भी आज हम पढ़ लेते हैं पूरा। और आप इन वीडियो को रिवीजन वीडियो के रूप में या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में या फिर विस्तृत नोट्स के रूप में कैसे भी आप काम में ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना है। ठीक है, तो नाथ साहित्य की टाइमिंग पूछ ले आपसे 10वीं से 13वीं सदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। 10वीं से 13वीं सदी। नाथ का अर्थ पूछ ले आपसे, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। नाथ का अर्थ होता है मुक्ति दान करने वाला। ये क्वेश्चन पूछ रखा है पीजीटी में। ठीक है ना, मुक्ति दान करने वाले को क्या कहा गया है? नाथ। ठीक है, और नाथ पंथ के प्रणेता पूछ ले, प्रणेता तो आदिनाथ कौन है? प्रणेता कौन है? आदिनाथ। ठीक है, और नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछ ले तो गोरखनाथ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि नाथों का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, जैनों का क्या था हमने बात करी थी, और सिद्धों का क्या था वो भी हमने बात करी थी। और क्वेश्चन भी आता है क्रम वाला, सबसे पहले कौन आता है? सिद्ध, फिर जैन, फिर नाथ, फिर राष्ट्र साहित्य लिखा गया। और इनकी भाषा कैसी थी? नाथों की मिश्रित थी। ठीक है, और सिद्धों की कैसी थी हमने बात करी थी। अपने किया थी, कमेंट करना, आप देखो कितना याद रहता है। ठीक है, और महामुद्रा शब्द आया था किसके लिए? उनके लिए, सिद्धों के लिए। तो महामुद्रा का अर्थ होता है कि सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, यानी सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या करता है? स्त्री संसर्ग, यानी स्त्री से संभोग करना, ये महामुद्रा का अर्थ है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था और पीजीटी में भी आया था कि महामुद्रा क्या है। ठीक है, तो हमने एक विशेषता पढ़ी थी किनकी? सिद्धों की। क्या पढ़ी थी? याद करो आप, बताओ, नहीं तो मैं देखता हूँ एक बार वापस। थोड़ा कन्फ्यूजन सी है कि महामुद्रा के रूप में नारी का चित्रण किया था किसने? सिद्धों ने। तो महामुद्रा का अर्थ पूछा गया है, ये ध्यान रखना। वैसे सिद्ध साहित्य की विशेषता ये यहाँ मैंने लिख रखी है, तो ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना हो आपके, इसलिए एक बार मैंने वापस बात कर ली। महामुद्रा का अर्थ पूछ रहे क्या है? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। संसर्ग का अर्थ संभोग होता है। ठीक है, अब नाद, कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। ठीक है, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ कथन है जो इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। पहला कथन हजारी बाबा का है, हजारी बाबा यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो पहला कथन है कि नाथों ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा आचरण प्रदान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। पूछ लिया कथन किसका है नाथों के बारे में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी है इनका रूखापन एवं ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर का भाव। इससे नाथ साहित्य क्या हो गया? शुष्क और निरस बन गया। ये भी अपने हजारी बाबा का कहना है। और गोरखनाथ के बारे में इन्होंने और एक कथन कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ। ये सारे कथन किनके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब गोरखनाथ हठ योग के प्रवर्तक थे और नाथ साहित्य के भी प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। और सर्वाधिक गद्य किसने लिखे पूछ ले, तो ये भी गोरखनाथ ने लिखा। और मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक माना। क्या माना? पहला गद्य लेखक माना किसने? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को। फिर गोरखनाथ की कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, अभी इंटरव्यू में पूछी थी। ये प्राण संकली किसकी रचना है? असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रचना पूछी थी किसी को कि प्राण संकली किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की प्राण संकली। नर्वबोध गोरखनाथ की। गोबर गणेश गोष्ठी गोरखनाथ की। मच्छेंद्र गोरखबोध, ये भी किसकी है? गोरखनाथ की। फिर इनकी और एक रचना है, क्या बोलते हैं इसको? आत्मबोध, ये भी बीजीटी में पूछ रखी है। आत्मबोध, ये भी किसकी है? गोरखनाथ की रचना। तो जो रचना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, कम से कम, ज़्यादा याद रखो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचना है शिष्य दर्शन। कौन सी? शिष्य दर्शन। फिर इनकी रचना है अमरोध शासनम। कौन सी? अमरोध शासनम। ठीक है, और एक ये नोट लगा के आप लिख लेना, पीताम्बरनाथ बर्तवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं का संकलन कर गोरखवाणी नाम से उसका संपादन किया। पूछ ले गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बरनाथ बर्तवाल ने। किनकी? गोरखनाथ की 14 रचनाओं का संकलन करके। ठीक है, और गोरखनाथ की दो पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछी जा चुकी है। एक तो अंजन माही निरंजन बेटिया तिलमयी बेटिया तेल, किसकी है? यह है गोरखनाथ की। एक इनकी और रचना है 9 लाख पात्री आगे, ऐसे कुछ करके पंक्ति है। ये दोनों पंक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है। गोरखनाथ के बाद अगला कवि देखेंगे हम नागार्जुन। तो नागार्जुन के बारे में इतना ध्यान रखना है, ये रसायन शास्त्र और शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। कौन? नागार्जुन। रसायन शास्त्र या शून्यवाद के जनक पूछ ले तो कौन है? नागार्जुन। फिर अगली रचना इनकी है मच्छिंद्र नाथ की। कौन सी है रचना? तो उससे पहले देखो, ये सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी है। कौन? मच्छिंद्र नाथ। पूछ ले सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी कौन है? मच्छिंद्र नाथ। ठीक है। जाग मच्छिंद्र गोरख आयो पंक्ति आपने सुनी होगी। ठीक है। और इनकी कुछ रचनाएं है मच्छिंद्र नाथ की। चलिए, अकुल वीर तंत्र। कौन सी है? अकुल वीर तंत्र। दूसरी है कोल ज्ञान निर्णय। ये दोनों कहीं ना कहीं पूछ रखी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो भी यहाँ बताया जाएगा वो इम्पोर्टेंट ही बताया जाएगा, बाकी फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करेंगे। बाकी भी किसी को पूरा PhD करनी है हिंदी में या नाथ साहित्य पे, तो वो कृपा करके कहीं और से देख ले, भले उनके काम आएगा। ठीक है। बाकी ये सिर्फ जिनको सिलेक्शन लेना है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर तक के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है। फिर नाथ साहित्य की हमें विशेषता देखनी है, यानी प्रवृत्ति। तो नाथ साहित्य में क्या है? एक तो गुरु महिमा मिलती है। क्या मिलती है? गुरु की महिमा। और क्या मिलती है नाथ साहित्य में? एक मिलती है उलट बासियाँ। क्या मिलती है? उलट बासियाँ। उलट बासियाँ मिलती है। और क्या मिलती है? चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था। ठीक है। ये तीन चीज़ें मिलती है, ये ध्यान रखना। गुरु की महिमा मिलती है, उलट बासियाँ भी मिलती है, और चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था भी नाथ साहित्य में मिलती है। और नाथों ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया। शुद्ध आचरण पर भी बल दिया। किन्होंने? नाथों ने। शिव की उपासना की इन्होंने कहा पिंड में ही ब्रह्मांड है। ठीक है। तो शिव की उपासना किसने की? नाथों ने। और हठ योग का अनुपालन नाथों ने किया था। और ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि हे का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठे का अर्थ चंद्रमा होता है। ठीक है। हे का अर्थ सूर्य, ठे का अर्थ चंद्रमा। कई बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। ठीक है। और नाथों में खंडनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। किस तरह का खंडन है इनकी साहित्य में? जाति, धर्म और आडंबर का इन्होंने खंडन किया। किन्होंने? नाथों ने। ठीक है। योग साधना पर इन्होंने बल दिया नाथों ने, लेकिन काया साधना का विरोध किया है। किस पर बल दिया? योग साधना पर, लेकिन काया साधना का क्या किया है? विरोध किया है। ठीक है। निर्वर्ती मूलक कौन थे? नाथ है। प्रवृत्ति मूलक संत है। और निर्वर्ती और प्रवृत्ति का समन्वय किन में मिलता है? तो सिद्धों में मिलता है। किन में मिलता है? सिद्धों में। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। नारी का विरोध किया इन्होंने, और अलग निरंजन का नारा दिया। नारी का विरोध किया नाथों ने, और नारा किसका दिया? अलग निरंजन का। ठीक है। सत्य के प्रति निष्ठावान थे नाथ, और सामाजिक चेतना का काम नाथों ने किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य की विशेषता आदिकाल की विशेषता है, नाथ साहित्य की विशेषता भी आदिकाल की विशेषता है, जैन साहित्य की विशेषता आदि साहित्य की विशेषता है, और राष्ट्र साहित्य की विशेषता भी आदिकाल की विशेषता है। क्योंकि ये सारे पार्ट्स किसके हैं? आदिकाल के ही हैं। तो आपको यह नहीं सोचना कि विशेषता नाथ साहित्य की है, हम आदिकाल में कैसे करें, क्योंकि पार्ट किसके हैं? आदिकाल के ही हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्र साहित्य की, वो बात करेंगे हम कल। ठीक है दोस्तों, बार बार रिवाइज करो इनको, और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा डिवीजन मिलेगा। और कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, नो टेंशन होके पढ़ना है। ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, और सोचना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, क्यों नहीं होगा। ठीक है। और ज़्यादा डर लगे तो सोच लेना पेपर कैसा है? पेपर ऑब्जेक्टिव है। पेपर कैसा है? पेपर ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन 4 आएंगे आपके सामने, पढ़ रखा है, 4 में से एक पहचान नहीं तो है भाई, 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से पहचान नहीं तो है। पहचान तो आप कैसे भी लोगे, अगर इनको 2-3 बार आप देख लोगे तो आराम से पहचान लोगे, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा जल्दी, आप लेक्चरर बन जाओगे, यानी गजेटेड ऑफिसर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्र साहित्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।